क्लास 11th में जो भी चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानना पड़ता है, उसके यूनिट्स को जानना पड़ता है। और एक और है जो डायमेंशन, जो चैप्टर के नाम में नहीं है, हमें डायमेंशन जानना पड़ता है, उसका मेज़रमेंट करना पड़ता है। तो ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट, डायमेंशन एंड मेज़रमेंट। तो ये चैप्टर हम लोग क्लास 11th के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ता है फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो देखिए, फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में अगर हम लोग किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, किसी फेनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी लॉज को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का हेल्प लेना पड़ता है। और ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होते हैं जिसका मेज़रमेंट होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिसका मेज़रमेंट होता है। जैसे लेंथ है, तो लेंथ का मेज़रमेंट होता है, उसके लिए हम कुछ मेजरिंग डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो जो भी क्वांटिटी जिसका मेज़रमेंट होगा बाय द हेल्प ऑफ सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो उसे ही कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो द फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज़ which can be measured by some measuring instrument। तो अब यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ किस लिए करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ होता है कुछ लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे बहुत सारा फेनोमेना हो रहा है हमारे अराउंड, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, तो हमें वहाँ बताना पड़ता है कि वो डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं तो ये स्पीड क्या है, स्पीड है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिस भी चीज़ का हम लोग मेज़रमेंट करने जा रहे हैं फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में, तो वो सारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमें फेनोमेना देखना पड़ता है जहाँ पे कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ आते हैं जिसका मेज़रमेंट नहीं होता है, लेकिन हम उसी क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जिसका मेज़रमेंट होगा। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वो सभी क्वांटिटी जिसका मेज़रमेंट होता है उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग 3 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। इसे फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोला जाता है और बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है। जो सेकंड पार्ट है वो डिराइव्ड क्वांटिटी, ये दूसरा है। और थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेज़रमेंट होता है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं या किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, तो उस सभी फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसे बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी, तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। नाम से पता लग रहा है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, नाम से पता लग रहा है ये बिल्कुल फंडामेंटल होगा, मतलब ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो कंप्लीट है खुद में, मतलब जिसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें किसी और क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, दैट क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी आर नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बॉडी भी बोल सकते हैं, उसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर।
यहाँ पे GCWM लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो उसने टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिक्लेयर किया है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें से ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। 7 हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं ये हमें देखना होगा। और वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको लिखने के लिए किसी भी अदर क्वांटिटीज़ का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, इसीलिए उसे हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, उसे ही बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। तो अब हम लोग वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये 7 किसने डिसाइड किया? तो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, इसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो ग्लोबली ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ते हैं, मतलब किसी भी कंट्री में यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कंसिडर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है मास। तो मास के बारे में आपको पता होगा, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? मास में। तो मास का यूनिट क्या होता है? जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो हम लोग किलोग्राम यूज़ करते हैं और उसका सिंबल होता है केजी। उसी तरह से दूसरा क्वांटिटी है सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज़ लेंथ। तो लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूनिट यूज़ करते हैं, जिसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट में कंसिडर किया जाता है, मीटर यूज करते हैं और सिंबल स्मॉल m। टाइम के मेजरमेंट के लिए हम लोग सेकंड यूज़ करते हैं एज अ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। टेम्परेचर क्या है? देखिए अक्सर कन्फ्यूज़न होता है टेम्परेचर और हीट में। तो टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर और हीट डिफरेंट है। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है वो आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो इसे हम लोग SI सिस्टम में केल्विन यूनिट यूज़ करते हैं। केल्विन यूनिट यूज़ किया जाता है टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, जिसका सिंबल होता है K। इस तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये बिल्कुल नया है, स्कूल लेवल में इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट के इंटेंसिटी के लिए यूज किया जाता है। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है कैंडेला। कैंडेला एक्चुअली कैंडल से आया है। जब हम लोग लाइट के लिए कैंडल यूज़ करते हैं तो वही कैंडल, उसी के नाम से ये कैंडेला बना है और इसका सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल d। इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बेस क्वांटिटी में रखते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को बेस में रखे हैं तो ऐसा लगता है कि ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट पर चार्ज डिपेंड करता है। हम लोग करंट से चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। तो इसीलिए करंट को हम लोग बेस क्वांटिटी में रखते हैं। बहुत सारे बुक में करंट के जगह पे चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बुक में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से हम लोग मेज़र करते हैं और उसका यूनिट होता है एम्पियर और इसका सिंबल कैपिटल A। इसके बाद जो लास्ट 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में आप लोग स्टार्टिंग से ही इसका यूज़ करेंगे, जिसका यूनिट होता है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट होता है मोल। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल वाले सब्सटेंस के लिए, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे एटम्स के लिए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के लिए हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके लिए हम लोग मोल यूज़ करते हैं। तो मोल ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज होता है या फिर मॉडर्न फिजिक्स में यूज होता है। तो ये सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर आता है। तो इससे पहले हमने बात किया कि 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी और तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, उसे ही बेस क्वांटिटी बोलते हैं। अब सेकेंड वाला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड मतलब जो किसी दूसरे क्वांटिटी से ऑब्टेन किया जाता है, उससे एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जिसे हम लोग बेस क्वांटिटीज़ के हेल्प से डिराइव करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे ही हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ओनली 7 थे, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं वो बहुत सारे हैं, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल अभी हमने लिखा है यहाँ पे। स्पीड डिराइव होता है, किससे डिराइव होता है आपको पता होगा। स्पीड का क्या डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, वो लेंथ बता रहा है। तो लेंथ क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके नीचे टाइम हम लोग देंगे। तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए स्पीड को क्या बोला जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ के लिए मतलब उसको हम लोग लेंथ बोल सकते हैं, और लेंथ अपॉन टाइम है। तो दोनों यहाँ पे क्या है, लेंथ और टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो लेंथ है अपॉन टाइम, तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, उससे हम लोग वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक और एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आगे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑलरेडी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उससे हम लोग डिराइव कर रहे हैं एक्सेलरेशन। मतलब ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसे डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह फोर्स है। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसको भी बताने के लिए हमें बेस क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ता है। तो इसीलिए फोर्स क्या है, फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। मोमेंटम, तो मोमेंटम में भी 2 टाइप का होता है, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम, वो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखे हुए हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा, आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो यहाँ पे मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी ऑलरेडी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो मोमेंटम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए मोमेंटम क्या है, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स एक्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, फोर्स इनटू टाइम, हम लोग उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स ऑलरेडी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो बेस क्वांटिटी से जो डिराइव करके लाते हैं, जो बेस क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस किया जाता है, उसे हम लोग डिराइव्ड बोलते हैं। तो ये सारे क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये सारे क्वांटिटीज़ डिराइव्ड हैं तो किस तरह से डिराइव किए गए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके डेफिनेशंस को समझने के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं स्पीड को कैसे लिखेंगे।
स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड को लिखेंगे कैसे? स्पीड इक्वल टू लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस क्या है? एक तरह का लेंथ है ना। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ अपॉन टाइम। तो ये डिराइव हो रहा है, किससे डिराइव हो रहा है? लेंथ वाले क्वांटिटी से और टाइम से, इसीलिए हम इसको डिराइव बोलते हैं। वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी में हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट या सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक लेंथ होता है जिसका एक डिफिनिट डायरेक्शन होता है। आपको पता होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। इसलिए आगे हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये लेंथ को बता रहा है, और लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ अपॉन टाइम, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रहा है, इसीलिए हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी में रखेंगे। इसी तरह से आगे हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ऊपर क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम लोग? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। तो देखिए वेलोसिटी ऑलरेडी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से डिराइव हो रहा है, तो फाइनली एक्सेलरेशन भी क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे पहले। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। तो हमें पता है वेलोसिटी डिराइव्ड है, तो अभी हम इसको लिखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होके आया है। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है। आगे हम लोग सिंबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लीनियर मोमेंटम के लिए वेक्टर पी सिंबल यूज किया जाता है। पी से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, मास को एम से, वेलोसिटी को वी से। तो ये सब हम लोग आने वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। इसी तरह से होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्लास 9th में ये सब आपको मिला होगा। तो इम्पल्स क्या होगा? इम्पल्स होगा फोर्स इनटू टाइम। ठीक है। फोर्स के लिए देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, फोर्स इनटू, और टाइम जो होता है इम्पल्स बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगता है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इम्पल्स आ रहा है। तो इम्पल्स क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये जो इम्पल्स है ये फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बना है, इसीलिए हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी में रखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी में रखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी का कोई भी फॉर्म, वो सारा डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होगा, हाफ mv², है ना। तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग, ये बेस क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का कोई भी फॉर्म, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये भी बेस क्वांटिटी से डिराइव होकर के आया है,
इसीलिए हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी में रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब इसका नंबर फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो उसका नंबर फिक्स नहीं है। 10, 20, 50 कितने होंगे ये फिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसका फिक्स नंबर नहीं है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं करंट। तो करंट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे चार्ज, तो चार्ज किससे आएगा? चार्ज आएगा करंट इंटू टाइम से। करंट इंटू टाइम से, इसको पूरा करंट लिखिए। तो करंट एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, मतलब दो बेस क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग चार्ज को लिखते हैं। तो ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिराइव्ड क्वांटिटी से। तो आप अपने बुक में देखिए, जितने भी क्वांटिटीज़ हैं आप उसको एनालिसिस करके देखिए, कौन से डिराइव्ड होंगे, कौन से फंडामेंटल और बेस होंगे। बेस तो 7 ही है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारे हैं। जितने भी क्वांटिटीज़ आपको बुक में मिल रहे हैं, सभी का आप लोग डेफिनीसन पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए और उसका फॉर्मूला आप लिखिए। तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि उसे हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखेंगे। तो ज़्यादातर आपको डिराइव्ड क्वांटिटी मिलेगा। तो थर्ड जो कैटेगरी है, जिसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो प्रीवियस दो कैटेगरी में नहीं आते हैं, वैसे क्वांटिटीज़ को हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 क्वांटिटी आते हैं, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होगा। इसमें 2 क्वांटिटी आते हैं, मतलब जो बेस भी नहीं हो सकता, डिराइव्ड भी नहीं हो सकता, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रखते हैं। जिसमें 2 आते हैं, एक आता है प्लेन एंगल, एक आता है फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल में 2 ही आता है, प्लेन एंगल। ये तो आपने पढ़ा है प्लेन एंगल कैसे बनता है। ये जो एंगल है इसे हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, मतलब एक प्लेन में जो एंगल हम लोग डिफाइन करते हैं वही प्लेन एंगल होता है। और एक होता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल स्कूल लेवल में आपने नहीं पढ़ा है, ये हमें आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे पढ़ना है। तो ये सॉलिड एंगल क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड एंगल इज एनालॉगस टू प्लेन एंगल। जैसे हम लोग प्लेन एंगल के लिए क्या लिखते हैं, प्लेन एंगल के लिए लिखते हैं ये आर्क लेंथ L और ये एक रेडियस है। तो प्लेन एंगल के लिए हम लोग लिखते हैं थीटा प्लेन एंगल इज इक्वल टू L अपॉन R। देखिए, इसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए ऊपर भी लेंथ है, न्यूमरेटर में भी लेंथ है, डिनोमिनेटर में भी लेंथ है, दोनों में लेंथ है। तो लेंथ बाय लेंथ, तो इसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है। इसका यूनिट भी बनाने का सोचेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो एक यूनिट बना दिया गया है, एक यूनिट दे दिया गया है। अगर हम लोग इसको डिराइव्ड यूनिट अगर हम बनाएं तो मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। लेंथ के लिए मीटर और ये भी लेंथ है, इसके लिए भी मीटर, तो मीटर बाय मीटर। लेकिन हम इसका एंगल का यूनिट यूज़ करते हैं, वो है रेडियन। तो हम लोग रेडियन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर डिराइव करें यूनिट तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसे स्पेशल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में रखा गया है। तो ये प्लेन एंगल होता है, ये तो आपको पता है, ये प्लेन एंगल होता है। ये है L क्या है, आर्क है। ये क्या है, आर्क, और ये क्या है, रेडियस। ये रेडियस है। तो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू प्लेन एंगल। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल एनालॉगस टू प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल में हम लोग यहाँ पे ओमेगा से इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसका सिंबल ओमेगा होता है। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो जैसे आप एक कोन के बारे में सोचिए, कोन कैसा होता है। कोन के ऊपर एक एरिया होगा, ठीक है, ये है कोन। तो कोन के ऊपर एक एरिया होगा, ये वाला एरिया। तो इस एरिया में
अगर हम इस रेडियस के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, अगर ये एरिया S है तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू S अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर इज नोन एज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में भी क्या देखते हैं, न्यूमरेटर में क्या है, एरिया, एरिया के लिए यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, रेडियस का स्क्वायर, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, अगर हम यूनिट लिखना चाहें डिराइव करके तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसका भी यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, ठीक है। और इसका यूनिट तो आपको पता है, इसका यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रखते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में यही दो आएगा, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए आर्क बाय रेडियस होता है, मतलब लेंथ बाय लेंथ, और सॉलिड एंगल के लिए एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, मतलब एरिया बाय एरिया। तो ये दोनों एक दूसरे का एनालॉगी है। जैसे प्लेन एंगल की लेंथ बाय लेंथ लिखते हैं, सॉलिड एंगल के लिए एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, तो वो भी मीटर स्क्वायर का यूनिट लेके आता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम तरह के क्वांटिटी है, और अगर हम डिराइव करके यूनिट बनाना चाहें तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसका यूनिट यूज़ करते हैं स्टे रेडियन। तो इसलिए इसको सेपरेट थर्ड कैटेगरी में रखा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इसमें यही दो आता है। तो आगे हम लोग यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर को और आगे जो भी बाकी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे।